तो दोस्तों, हम पिछले अध्याय से हम इसी अध्याय में कंटिन्यू करेंगे कि पिछले पोर्शन से हमने अब तक पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या था, किस प्रकार यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक वैचारिक लड़ाई लड़ी गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से लगाकर लगभग 1989 तक रही थी, जब तक कि यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया। और इसके बाद हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन जो 5 देशों के द्वारा तैयार किया गया था और उसकी क्या भूमिका थी और किस प्रकार गुटनिरपेक्ष ने विश्व को एक गुटों के अंतर्गत यूएसएसआर और यूएसए में तब्दील होने से रोका था। तो इसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं पीछे से। हमने हम आगे बात कर रहे हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ ने किस प्रकार जो परमाणुक और जो अन्य हथियार है उनको सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में ना सहयोग का फैसला किया था। तो इन्होंने जो परमाणु हथियार थे उनको अस्त्र नियंत्रण के द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसा फैसला लें जिससे कि जो हथियार है वो बनाने के लिए एक मतलब उस हथियारों पर रोक लगाए, जिससे क्या हो एक स्थायी संतुलन आए। और ऐसे सबसे पहले प्रयास थे वो 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुए थे और एक दशक के भीतर 3 अहम समझौते हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब कि आप अब से कोई नया परमाणु परीक्षण नहीं करोगे। दूसरा था परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के तहत आप परमाणु हथियारों का विस्तार नहीं करोगे, आपके पास जितने हथियार है उतने ही बने रहेंगे। और तीसरा है परमाणु प्रेक्षा प्रेक्षापास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। और इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए मतलब वार्ताओं के नए नए दौर किए और हथियारों पर अंकुश लगाने के तहत कई की तरह की संधियां की। उसकी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। और फिर इन्होंने इनके लिए एक चुनौती थी। किसको? दो ध्रुवीयता को चुनौती किसने दी? गुट निरपेक्षता को। अब बात करें कि गुट निरपेक्षताओं में योगदान किसका था, मतलब इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक धरातल बनाने में किस 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 किन किन देशों के नेताओं ने योगदान दिया? वो था पहला तो भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरा यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टीटो और तीसरे थे मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। अभी हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से। तो हम पीछे पड़ चुके थे कि शीत युद्ध के अंतर्गत दो गुट, कौन से? यूएसए और यूएसएसआर। और उस गुट से अलग एक गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, वहां पर एक जो नए तरीके से उपनिवेशवाद से बाहर निकल के आए थे, जो न स्वतंत्र देश थे, उनको एक तीसरी दुनिया के रूप में एक विकल्प प्रदान किया था। और वो था महाशक्तियों के गुट से अलग रहने का विकल्प। और इसके अंतर्गत हम 3 लोगों की बात कर चुके। इन्होंने सबसे पहले 1956 में एक सफल बैठक की थी और इस बैठक में इन तीनों के अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के थे वामे एन क्रुमा, इन्होंने इनका समर्थन किया था। और इन 5 नेताओं ने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। और इसके सबसे पहला जो सम्मेलन था वो हुआ था बेलग्रेड में 1961 और इसमें लगभग 3 बातें निकली थी। पहली कि इन 5 देशों के बीच में सहयोग, किस प्रकार का सहयोग? कि हम किसी अन्य गुट में शामिल नहीं होंगे और एक दूसरे को युद्ध के खिलाफ आलोचना करेंगे और या फिर अन्य तरीकों से उनको युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे और अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से न जो स्वतंत्र अफ्रीकी देश थे ना, उनका उदय हुआ था। और उनको 1960 तक संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसके अंतर्गत नए अफ्रीकी देशों के तौर पर सदस्य में शामिल हो चुके, मतलब इनको भी शामिल करना इनका था। तो पहले गुट निरपेक्षता में लगभग 25 सदस्य देश थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। और 2019 में अजरबैजान में हुए जो 18 सम्मेलन था ना, उसके अंतर्गत 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की आप इस बात से हम लगा सकते हैं कि लगभग विश्व के 200 देश मान सकते हो और उनमें से 120 सदस्य होना एक बहुत बड़े सम्मेलन, एक बहुत बड़े संगठन की तरफ इशारा करता। और किस प्रकार तीसरी दुनिया के देशों को एक इकट्ठा किया। और जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया ना, तो इसने एक दबाव समूह के रूप में, एक हित समूह के रूप में यह शामिल हो गया।
तो जो ये शुरू में अपना स्वभाव था ना, उसमें इन्होंने बदलाव किया। इसीलिए हम एक निश्चित परिभाषा नहीं दे सकते कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और क्या नहीं है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये सम्मेलन था कि ये किसी गुट में शामिल ना हो, और महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब ये नहीं है कि आंदोलन से जुड़े अपने देश को, मतलब हम ये गुट निरपेक्षता का मतलब सीधे अपन तटस्थता से नहीं रख सकते कि यदि किसी के तटस्थ, मतलब आप हर मामले में चुपचाप बैठे रहो। जैसे अमेरिका ने किसी जो गुट निरपेक्ष में शामिल है उस देश के खिलाफ कुछ बोल दिया हो या फिर युद्ध का ऐलान कर दिया, तो उस कंडीशन में बाकी देश की हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कतई नहीं है। इनका ऐसा मतलब है कि आप इन दोनों के मामलों में प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा नहीं लोगे। आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे, जो गलत है उसको गलत कहोगे और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी पैर भी रखोगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि इसका मतलब ये नहीं था कि ये पूरी तरह से पृथक है। अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर अपन नहीं रख सकते। ऐसा कब हुआ था? मतलब अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर अमेरिका अपना तात्पर्य, पृथकता से क्या तात्पर्य? 1787 1787 में अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, और उसके बाद से पहले विश्व युद्ध तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय मामले में अमेरिका ने रुचि नहीं दिखाई थी, और उन्होंने पृथकता की विदेश नीति अपनाई थी। और फिर क्या हुआ? भारत इसमें शामिल हुआ, किसमें? गुट निरपेक्ष में। इसने क्या करने के लिए, उद्देश्य क्या थे? पहला, शांति और स्थिरता बनाए रखना, और प्रतिद्वंदी जो गुट थे ना उनके बीच में मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका। कैसे? यदि आज कल को यूएसए और यूएसएसआर के बीच कुछ हो जाता है, तो उनमें ये जो गुट निरपेक्ष देश है ना, वो इसके बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे और उस मामलों को निपटाने का प्रयास करेंगे। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उसकी आपसी एकता और महाशक्ति, मतलब इनके बीच में आपसी एकता बहुत थी, और इनका सबसे बड़ा था कि ये किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए थे। और गुट निरपेक्षता अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। हम इसके बारे में पहले बात चुके थे कि मतलब गुट निरपेक्षता सीधा मतलब ये नहीं कि तटस्थता है। तटस्थता का अर्थ होता है कि आप किसी युद्ध में कि जो युद्ध में शामिल है ना, न होने की नीति का पालन करना। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। मतलब हम इसको इस रूप में दे सकते हैं कि न ही युद्ध में सही और गलत होने के बारे में कोई पक्ष है, मतलब कि ना तो युद्ध में सीधे शामिल होना, ना कोई मतलब इसमें शामिल नहीं होना, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होना। आप गलत, कोई यदि किसी की गलत नीति है तो उसके लिए हम पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और फिर इसके गुट निरपेक्ष देश जिसमें भारत शामिल है, मतलब छोटे मोटे कई युद्धों में शामिल हुआ। युद्ध में शामिल होने का ये मतलब नहीं था, उनमें शामिल होने का ये मतलब था कि किस प्रकार युद्ध को टाला जाए या युद्ध की क्षति को कम किया जाए। फिर नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, मतलब ये है कि किस प्रकार जो गुट निरपेक्ष था वो अपने एक उद्देश्य से बढ़कर एक नए उद्देश्य की तरफ, इनका पहले उद्देश्य था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और युद्ध में नहीं लगेंगे। अब इसने एक नए आर्थिक व्यवस्था की तरफ की, किस प्रकार व्यापार में हम मदद कर सकते हैं, किस प्रकार देशों के एक नव विकसित देश, उनके लिए आर्थिक विकास के लिए क्या नए आयाम हो सकते हैं। तो इन बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में खड़े हुए थे। तो इन्होंने एक मध्यस्थ वाले देश के रूप में नहीं, इन्होंने आर्थिक विकास के लिए भी काम किया था। क्यों? क्योंकि जो तीसरी दुनिया के देश थे ना, उनको एक अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला हुआ था। तो उन देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये थी कि वो आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनकी जनता गरीबी में थी, और उन समस्या से निपटने के लिए आर्थिक विकास बहुत महत्वपूर्ण था। और इनका सबसे बड़ी चीज थी कि यदि वो किसी गुट में शामिल नहीं होते हैं तो उनके लिए अपने देश में इकोनॉमी को बढ़ाना मुश्किल था। तो इन देशों के बीच में सहयोग के लिए, यदि वो सहयोग में शामिल हो जाए तो वो इस समस्या से निजात पा सकते थे। और उनकी समय समस्या थी कि वो धनी देशों पर निर्भर थे, तो इससे उनके लिए एक और खतरा थे कि क्यों न वो वापस दोबारा इसमें शामिल हो सकते थे, किसमें? उपनिवेशीकरण में। और फिर उनके लिए तो वही संकट होता। तो इस समझ ने क्या किया, नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा को। ये कब हुआ? 1972 में यूएन के एक व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब अंकटाड। उसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि विकास के लिए एक नई पॉलिसी क्या हो सकती है, हम नई दुनिया के लिए किस प्रकार
आगे बढ़ सकते हैं या आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो इनके अंतर्गत कुछ जो व्यापार प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव थे, तो उस सुधार के प्रस्ताव के हम मुख्य तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला था अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, जिनका दोहन पहले पश्चिमी देश कर चुके हैं, और इन देशों की पहुंच कहां तक, जो पश्चिम के जो विकसित देश है उनके बाजारों तक, वहां अपना सामान बेचे, और गरीब देशों के लिए व्यापार क्या होगा, फायदेमंद होगा। और पश्चिमी देशों से जो महंगाई जा रही, जो प्रौद्योगिकी है उनकी लागत भी कम होगी, और अल्प विकसित देशों की जो अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संसाधन है उनमें उनकी भूमिका भी बढ़ेगी। और उसके बाद क्या हुआ, गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली, हमने बात कर चुकी है, आर्थिक महत्व को भी महत्व देने लगा। और जो बेलग्रेड में जो सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य आर्थिक नहीं था, 70 के दशक के मध्य आर्थिक मुद्दे भी इसमें शामिल होने लगे। तो ये जब किसी संगठन के अंतर्गत वो अपने एक मुद्दे को छोड़कर के भिन्न भिन्न मुद्दों में शामिल हो जाता है, तो राजनीति में एक दबाव समूह के रूप में उभरता है। मतलब कि जो विश्व के जो नजरिए या फैसले लेने की पद्धति ना, उसमें एक नए तरह से दबाव के माध्यम से अपने हितों में शामिल करने के लिए दबाव समूह उभरा था। मतलब कि मान सकते हैं कि दबाव समूह जैसे अखिल भारतीय यूनियन है, अब किसान यूनियन है, तो इन्होंने क्या करे, ये एमएसपी को बढ़ाने के लिए एक सरकार के ऊपर दबाव के रूप में काम करे। नहीं तो वोट बैंक की राजनीति होती है फिर कि यदि हम लोग, आप हमारी मांगे नहीं मानी तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो उस लिहाज से कि एक वो भारत के संदर्भ में हो गया, तो विश्व के संदर्भ में कि व्यापार नहीं करेंगे या फिर किसी अन्य प्रकार से वो एक दबाव समूह बन गया। तो 80 के दशक में जो नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ना, उनको बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद क्यों पड़ गए, क्योंकि जो एक नए समूह के रूप में गुटनिरपेक्ष उभरा था, उनका विरोध कर रहा था विकसित देश। और विकसित देशों ने खूब मेहनत की कि ये अपनी जो एकता है ना, उस एकता को तोड़ पाए और अपने अपने गुटों में शामिल हो पाए। अब हम बात करेंगे कि भारत और शीत युद्ध के अंतर्गत क्या भूमिका थी, किस प्रकार भारत के ऊपर शीत युद्ध का असर पड़ा था, तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि शीत युद्ध के अंतर्गत हम बात चुके नेहरू जी, जिन्होंने एक गुट निरपेक्षता के लिए सबसे बड़ी नींव के रूप पत्थर के रूप में, मतलब नींव के पत्थर के रूप में काम किया था। तो भारत की दो स्तरों पर भूमिका है। पहली, सचेत रूप में खेमेबंदी से अलग रखना। किनकी खेमेबंदी? दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से। और फिर जो जो नव स्वतंत्र भारत की तरह जो देश है ना, उनको महाशक्तियों के खेमे में जाने से विरोध करें, मतलब वो किसी गुट में शामिल हो न सके, उनको गुटों से बचाए रखना और खेमेबंदी से अलग रखना। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो विदेश नीति थी ना, ये ना तो नकारात्मक थी और न निष्क्रियता थी। निष्क्रियता का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रकार जो विश्व की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका ना हो। तो इसको हम पलायन नहीं कह सकते। मतलब पलायन की भूमिका कि आप विश्व के जो मामले हैं उनसे आप भाग रहे हो, तो गुट निरपेक्षता को पलायन नहीं बोल सकते। भारत ने तो शीत युद्ध के अंतर्गत एक प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए जो सक्रिय हस्तक्षेप के अंतर्गत, मतलब हम हर मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और भारत दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेद को कम करने की कोशिश की। और इस तरह उसने इन मतभेदों में, मतलब पूर्णव्यापी युद्ध के रूप में, युद्ध न हो उसके लिए प्रयास किया था और युद्ध को रोका था। और जब भी इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते थे, इन दोनों देशों के बीच, यूएसए और यूएसएसआर, इन खेमे के बीच, तो उनमें मध्यस्थता करने के लिए और संवाद कायम करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहा था। और 1950 के दशक के अंतर्गत कोरिया युद्ध के दौरान भी यही कार्य हुआ था। और अब जो शीत युद्ध के में भारत ने ना एक क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन को सक्रिय बनाने की कोशिश की, जो अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे में नहीं जुड़े। तो नेहरू ने क्या किया था, नेहरू जी ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के रूप में, मतलब जो नौ स्वतंत्र देश है ना, वो परस्पर सहयोग करे और एक गुट के रूप में दिखाई दे, जो न किसी भी, न यूएसए न यूएसएसआर में शामिल हो। और कुछ लोगों ने क्या माना था, मतलब यहाँ यदि भारत इस प्रकार की भूमिका निभा रहा, तो भारत ने कहा था कि जो भारत की जो विदेश नीति है ना, वो एक उदार आदर्श नीति है। वो उदार आदर्श कैसे, कि भारत के जो वास्तविक हित है ना, उनसे कोई मेल नहीं खाता। तो यहाँ पर लेखक, मतलब जो बुक के राइटर, ये कहना चाहता है कि ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो प्रत्यक्ष रूप से भारत में इसमें भारत के हित साधन किए था, मतलब कम से कम दो तरह से हित साधन कह सकते हैं हम प्रत्यक्ष रूप। पहला ये था
कि गुट निरपेक्ष के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उनका हित सत्ता हो, न कि महाशक्ति और उनके खेमे का। मतलब भारत के हित में कोई फैसला हो तो उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपनी ओर शामिल कर सकते थे भारत। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी मतलब उनकी अनदेखी कर रहा है, तो अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकते थे। तो इस तरह हम भारत की भूमिका में हम कह सकते हैं कि मतलब वो किसी एक तरफ नहीं, भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता और न ही दोष जमा सकता था। कौन? कोई भी एक गुट की भारत अपनी तरफ है और हम जो कहेंगे वो भारत करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति कई कारणों से आलोचना। अब पहला पक्ष तो ये है कि भारत अपने पक्ष में था, अब आलोचना आती है। आलोचना क्यों आती है? क्योंकि वो तर्क देते हैं कि भारत की जो नीति है ना, वो जो गुट निरपेक्ष वो सिद्धांत विहीन है, मतलब उसमें कोई सिद्धांत ही नहीं है। और भारत अपने जो राष्ट्रीय हिस्से है ना, उसको साधने के नाम पर अक्सर कई अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण मामले हैं उसमें जो सुनिश्चित पक्ष लेना चाहिए उस पक्ष लेने से बचता रहता है। और दूसरी तर्क है कि जो भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, मतलब भारत अपनी बातों पर टिका नहीं है और भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है कि वो एक तरफ तो कहता है कि हम किसी खेमे में शामिल नहीं होंगे और दूसरी तरफ वो 1971 में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर करता है। तो इसके पीछे भारत का तर्क था कि बांग्लादेश संकट के समय राजनीतिक और सैन्य सहायता की जरूरत थी और उसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती है। मतलब ये है कि यदि हम सोवियत संघ से जो मित्रता की संधि की है तो वो किसी तरह एक गुट निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। हम उस गुट निरपेक्षता के तहत आज भी शामिल है, लेकिन हमें उस समय के जो मौजूदा संकट थे ना, उनमें राजनयिक और सैनिक सहायता चाहिए थी। तो उसी लिए वो संधि की और वो संधि किसी तरह अमेरिका के विरोध नहीं है कि हम अमेरिका के साथ संबंध नहीं बना सकते। तो इसके संदर्भ में शीत युद्ध में गुट निरपेक्षता की जो नीति थी वो पनपी थी। और हम नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ अलग अलग देशों के रूप में बढ़ा और एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भारत की जो विदेश नीति की जो मूल भावना के रूप में किस प्रकार गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता है और धीरे धीरे ये प्रभावशीलता में थोड़ी कमी आने लगी और गुट निरपेक्षता के जो आधारभूत मूल्य और विचार क्या है और इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेंगे किस प्रकार जो परमाणु संधियां हुई थी ना, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब किस कौन कौन सी संधि हुई थी सीमित परमाणु परीक्षण के लिए? दो सबसे पहले है। पहली है एलटीबीटी, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष के अंतर्गत या फिर बाहर के जो जितने भी परमाणु हथियार है ना, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को किए थे। और इस संधि का पहला था कि जो परमाणु हथियार है ना, उनका परीक्षण पर प्रतिबंध लगाए और ये हुआ तो 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई थी। दूसरी है एनपीटी, मतलब परमाणु अप्रसार संधि, मतलब आप परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं करोगे। तो परमाणु हथियार का प्रसार का मतलब यह है कि कौन कौन से देश परमाणु हथियारों को रख सकेंगे। तो उनमें उस हिसाब से 1 जनवरी 1967 के हिसाब से कहा गया कि इससे पहले जिन जिन देशों ने परमाणु परीक्षण किया है ना, उनको परमाणु शक्ति संपन्न माना जाएगा और इनसे यदि आगे कोई देश करता है तो उनको परमाणु अवसर संधि का उल्लंघन माना जाएगा। तो उनमें 5 देशों में थे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और 1 जुलाई 1968 में इन देशों ने वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर किए और 5 मार्च 1977 से प्रभावी हुई थी और 1995 में इसको अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया था। और आज भारत आज भी परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है। उसका कारण यह है कि भारत का तर्क है कि यदि कोई देश 1 जनवरी 1967 से पहले कोई परमाणु हथियार रख सकता है, तो यदि पहले वाले रख सकते हैं तो बाद वाले क्यों नहीं रख सकते? क्या उन देशों के पास कुछ स्पेशल है? तो उसके पीछे तर्क है कि यदि भारत का तर्क है कि यदि ये 5 देश अब जो परमाणु हथियार है उनको त्याग दे या उनको डिस्ट्रॉय कर दे, तो हम भी परमाणु हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये 2-3 छोटी-मोटी है, तो इनका कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है जितना इन 2 संधियों का महत्व है। और अब हम नेक्स्ट अध्याय में बात करेंगे कि किस प्रकार एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका थी और शीत युद्ध के बाद किस तरह समकालीन विश्व में एक नया परिवर्तन देखने के बारे में मिला। तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करिए। तो नेक्स्ट अध्याय में हम आगे जान रहे हैं कि किस प्रकार एक नए विश्व के नए दौर का शुरुआत हुई थी।